हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ आपका अपना अरुण कुमार और आपके अपने होना चाहिए इस चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत। यू आर मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सीखेंगे जिसे क्रिया कहा जाता है। वैसे 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, एग्ज़ाम में इसमें हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और नया कुछ सीखने के लिए आज के वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ज़रूरी रहेगा। उन बच्चों के लिए जो स्कूली पढ़ाई कर रहे होते हैं उनके लिए तो है ही है। उसके साथ साथ जो अ, मतलब केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, इनमें जो नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इस वीडियो का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू आज का वीडियो, क्रिया। तो डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में क्या सीखेंगे, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का क्या अर्थ होता है, उसके बाद क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं और फिर उन भेदों के क्या क्या उदाहरण होते हैं, इसे हम डिटेल में आज सीखने वाले हैं। तो हो जाइए शुरू आज की इस वीडियो को सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ जो आपको दिख रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स होते हैं, तो एग्जांपल में सीमा नाच रही है, बिल्ली दूध पी रही है, कबीर अपने घर जा रहा है। ऐसे कुछ वाक्य हमारे सामने रखे जाते हैं और हमें कहा जाता है कि ये कौन सी क्रिया है, ये पहचानो। निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएं छांटकर लिखिए, ऐसा हम लोगों को कहा जाता है। तो उसके पहले हम लोग एक्चुअली अब ये देखने हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं, ये एक परिभाषा के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जिस शब्द की अथवा शब्द समूह की जिस शब्द की अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है, उसे व्याकरण में क्रिया कहते हैं। जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसे व्याकरण में क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। अब हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण का कोई भी सेंटेंस उठा के देख लो तो उसमें क्रिया होती ही है, क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य बिल्कुल अधूरा होता है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि व्याकरण में क्रिया जो होती है उसके दो रूप होते हैं। एक होता है मूल धातु, जिसे मूल रूप, जिसे धातु भी कहा जाता है। शब्द के क्रिया में क्रिया के जो एक रूप होता है, एक होता है मूल रूप, तो उसे ही धातु कहा जाता है। ये शब्द आपको बार बार, व्याकरण जब आप पढ़ोगे तो ये शब्द आपको बार बार आएगा कि इस क्रिया के धातु क्या है, इस क्रिया के मूल रूप क्या है। ओके, तो क्रिया में जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। कन्फ्यूज मत होइए, मैं आपको वो भी समझाता हूँ, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उन्हें जो धातु कहा जाता है, तो इन मूल रूपों में प्रत्यय लगाकर, जो मूल रूप होता है जिसे धातु कहा जाता है, उसमें प्रत्यय लगाकर कुछ नए शब्द बनाए जाते हैं और फिर उन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण क्रिया में परिवर्तन होते रहता है। तो यूँ मान के चलिए कि क्रिया शब्द जो है उसके एक मूल रूप होगा, मूल रूप को धातु कहा जाएगा और इन धातु में, मूल रूप में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय रूप सर्ग किसे कहते हैं, ये हमने इसके पहले भी अपने होना चाहिए चैनल पर सीखा है, पढ़ा है। फिर भी आपको अगर देखना चाहते हो या अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक में आपको वो उपसर्ग प्रत्यय की वीडियो आपको दिख जाएगी। हाँ, तो देखिए हम अब क्या कहते हैं कि इसके उदाहरण देखते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, सीमा नाच रही है, बिल्ली दूध पी रही है, कबीर घर अपने घर जा रहा है, वह प्रसन्नता से झूम उठा। इन एग्जाम्पल में, इन उदाहरणों में नाच रही है, पी रही है, जा रहा है और झूम उठा, इन शब्दों में किसी न किसी कार्य
करने की अथवा कार्य होने का बोध हो रहा है। मान लीजिए कि इन वाक्यों से हमें ये पता चल रहा है कि ये कार्य हो रहा है या ये कार्य किया जा रहा है, इसीलिए ऐसे वाक्यों को क्रियाएँ कहा जाता है। सीमा नाच रही है। इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है? इसमें नाच रही है। इस शब्द से हमें ये पता चलता है कि क्रिया का कार्य हो रहा है। क्रिया का कार्य हो जैसे नाचने का काम हो रहा है, मतलब नाचने का काम। दूसरे में बिल्ली दूध पी रही, तो पीने का काम, दूध पीने का काम हो रहा है। कबीर अपने घर जा रहा है, इसमें जाने की जो क्रिया है, वो हो रही है और वो प्रसन्नता से झूम उठा। इसमें झूम उठना, ये इससे हमें पता चलता है कि किसी न किसी कार्य का यहाँ होने जा रहा है। कोई न कोई कार्य यहाँ पर हो रहा है और व्याकरण में ऐसे ही शब्दों को क्रियाएँ कहा जाता है। अब और क्लियर करके अब आपको बताता हूँ कि आप क्रिया कैसे पहचानेंगे? क्रिया की क्या पहचान होती है? क्रिया पहचानने के लिए क्रिया शब्द के साधारण रूपों के अंत में, एंड में हमेशा ना लगा रहता है। क्रिया कैसे पहचानोगे? क्रिया शब्द के साधारण रूपों के अंत में, उनके एंड में हमेशा ना लगा रहता है। जैसे आना, जाना, उठना, पाना, खोना, खेलना, कूदना, इन इनके अंत में क्या है? ना लगा हुआ है। इन साधारण रूपों के अंत से अगर आप ना निकालोगे, तो जो बाकी कुछ बचता है, व्याकरण में उसे धातु कहा जाता है। जैसे जैसे जाना, जाना, आना, खेलना, कूदना आदि क्रियाओं में आ, जा, पा, को, खेल, कूद आदि धातु हैं, क्योंकि उसके अंत वाला हमने ना निकाल दिया है। तो यहाँ हम क्या समझे? या हमको ये समझना है कि क्रिया की पहचान पहचान किससे की जाती है कि इनके रूपों के अंत में ना लगा होता है। अब वो ना लग हट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, वो धातु रहता है। अर्थात धातु में जब ना लगेगा तो फिर वो क्रिया बनेगी। ओके, तो चलिए फिर इसके बाद इस क्रिया की 2 भेद होते हैं। क्रिया के प्रमुखतः 2 भेद होते हैं, लेकिन वो रचना की दृष्टि से होते हैं। ध्यान में रखिए, क्रिया के रचना की दृष्टि से 2 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। तो एक होता है कर्मक क्रिया और 2 होता है सकर्मक क्रिया। देखिए नाम से आपको पता चला होगा कि कर्म और उसके नीचे उसके पीछे अ लग गया, तो लगभग अ लगने से उसका तात्पर्य क्या होता है? ना होता है ना? लगने के कारण, जैसे कारण, कारण शब्द है तो उसका अर्थ होता है कि कारण के साथ, और अ लग गया तो अकारण, कोई कारण नहीं था। वैसे यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अब इसमें समझिए, राम रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। क्यों अकर्मक क्रिया? इसलिए है कि जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर पड़ता है, वे अकर्मक क्रिया होती हैं। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, वे अकर्मक क्रिया होती है। और ऐसी अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। फिर से आपके लिए रिपीट करता हूँ, राम रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। क्यों? क्योंकि जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, वे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कैसे पड़ता है? उदाहरण से समझिए, राम रोता है, कौन रो रहा है? रोने का जो फल है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म पर, रोना, है ना? तो दूसरी, सांप रेंगता है, सांप रेंगते इसमें क्या है? इनमें कोई कर्म नहीं है, है ना? इन क्रियाओं का असर कर्ता पर पड़ रहा है, कौन रेंगता है? सांप। कर्ता कौन है? सांप है। पहले वाक्य में कर्ता कौन है? राम है। रोने की क्रिया किसके ऊपर पड़ रही है? राम पर। तीसरा, बस चलती है, चलने की जो क्रिया है
उसका असर किस पे पड़ता है? बस पर पड़ता है, अर्थात कर्ता पर पड़ता है। तो जिन वाक्यों में आपको ऐसा पता चले कि इन क्रियाओं का असर सीधा-सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ये दोस्तों, आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाएँ पहचानिए। तो क्रिया कैसे पहचानेंगे हम लोग? उस सेंटेंस को पढ़ेंगे, उस वाक्य को पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ने के बाद उसमें हम ये ढूँढेंगे, क्या यहाँ पर कर्ता पर इसका फल पड़ रहा है? इसका असर कर्ता पर हो रहा है? अगर ऐसा पता चले कि क्रिया का असर कर्ता पर हो रहा है, तो वहाँ पर अकर्मक क्रियाएँ होती हैं। जैसे इसमें पहले इसमें जैसे रोता है, रेंगता है, ये सारी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। और अकर्मक क्रिया के आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे होना, बढ़ना, सोना, अकड़ना, लड़ना, बैठना, डरना, जीना, ये आदि सभी के सभी जो है ये अकर्मक क्रियाओं के एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब उसके बाद देखिए सकर्मक क्रिया, दूसरा भेद है इसका सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य दूसरी जगह पर पड़ता है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया की एग्ज़ाम्पल कैसे पहचानेंगे हम लोग? वहाँ पर क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर दूसरे तरफ पड़ता है, दूसरी जगह पड़ता है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। एग्ज़ाम्पल देखिए, राम खाना खाता है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन खाता है? तो राम खाता है। क्या खाता है? तो खाना खाता है। प्रश्न अगर पूछा जाएगा राम क्या खाता है? तो उत्तर मिलता है खाना। तो ये खाना ये क्या हो गया? ये खाना हो गया यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि जिस क्रिया के काल का फल कर्ता पर न पड़कर दूसरी जगह पड़ रहा है। राम खाना खाता है। यहाँ राम पर उसका फल नहीं पड़ रहा है, तो खाने पर पड़ रहा है। इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के साथ कोई सकर्मक क्रिया के साथ कर्म रहता है। सकर्मक क्रियाओं की क्या क्या पहचान है? सकर्मक क्रिया के साथ हमेशा कर्म लगा रहता है या उसके साथ रहने की संभावना तो होती है कम से कम। लगा तो होता ही है, अगर नहीं है तो वहाँ पे लगे होने की संभावना लगी रहती है। इसीलिए इन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे? सकर्मक क्रिया के साथ हमेशा कर्म लगा रहता है, कारक लगा रहता है या उसके साथ लगे रहने की संभावना होती है। इसलिए वहाँ पर वो सकर्मक क्रिया होती है। और एग्ज़ाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सकर्मक क्रिया के उदाहरण, जैसे सकर्मक क्रिया के साथ हमने देखा कि कारक लगा रहता है या तो उसके लगे रहने की संभावना होती है, इसलिए हम उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि उसका अर्थ है, सकर्मक का अर्थ क्या होता है? कर्म के साथ। सकर्मक, कर्म के साथ। जैसे श्याम खाना खाता है। इस वाक्य में खाने वाला श्याम है, श्याम खाना खाता है। इस वाक्य में खाने वाला श्याम है, लेकिन उसकी क्रिया अर्थात खाना खाता है, इसका फल कहाँ पड़ता है? खाने पर पड़ता है, मतलब भोजन पर पड़ती है, ना कि शाम पर। फिर से ध्यान दीजिए, शाम खाना खाता है, इस वाक्य में खाने खाने वाला शाम है, लेकिन उसकी जो क्रिया है खाने की, उसका फल किस पे पड़ रहा है? खाने पर। खाने पर मतलब भोजन पर उसका असर पड़ रहा है, ना कि शाम पर। तो इसी जगह पर सकर्मक क्रिया होती है। और एग्जाम्पल से समझिए, राहुल आम खाता है। इस वाक्य में अगर आपको कहा गया कि राहुल राम खाता है, इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, ये पहचानो। तो आपको क्या करना है? आपको सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि जो क्रिया होती है उसका सीधा-सीधा फल कर्ता पर नहीं पड़ता है, अन्य जगह पर पड़ता है और इसके साथ कारक लगा रहता है। जैसे देखिए, राहुल आम खाता है। यहाँ आम कर्म है, क्रिया खाता है। क्रिया क्या है? खाना, खाता। और फल कहाँ पे पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। क्या खाता है? आम खाता है। क्या खाता है का मतलब क्या? क्या खाता है प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा आम खाता है। इसलिए खाना ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है।
दूसरा उदाहरण देखिए, जया ने रोटी खाई। इस वाक्य में कर्म रोटी है। कर्म लगा होता है ना, सकर्मक क्यों है? क्योंकि इसके साथ जैसे आप पूछे कि जया ने खाई, इससे पता नहीं चलेगा, है ना? जया ने रोटी खाई, जब ये उसके साथ कर्म लगेगा तब ये वाक्य पूरा होगा और ये कर्म लगेगा इसीलिए ये सकर्मक क्रिया होती है। जैसे जया ने रोटी खाई, इस वाक्य में कर्म है रोटी और क्या खाया? ये पूछने पर उत्तर मिलेगा रोटी, इसलिए यहाँ पर कर्म फल है। फल जो है वो कर्म है और जिसका असर रोटी पर पड़ता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने आज क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की क्या परिभाषा होती है, क्रिया के जो 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और अकर्मक, इनको देखा है, उनके उदाहरण को भी देखा है। तो हमेशा की तरह आपको इस बार भी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यूएबल मिला है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिला ऐसे अगर लगता है और ऐसे ही नए-नए वीडियो आपके साथ आए, आपके आपके लिए मैं नए-नए वीडियो लेके आया हूँ, इसे आपकी सदिच्छा हो, तो प्लीज़ होना चाहिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसके साथ-साथ शेयर भी कीजिए और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो जैसे भी आपको लगता है, मैं नहीं कहता हूँ कि अच्छा ही लिखो, जो भी आपको ऐसे वीडियो लगता है, वो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा ताकि जो कुछ उसमें गलतियाँ हो रही तो मैं आपको सुधार सकूँ और इससे बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। इ इस बार भी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।